आइए आज हम मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग के 2023 में जितने भी प्रश्न प्रीलिम्स में पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है? क्रम आपको बताना है। अगर आपको कृषि करनी है तो कौन सा सही क्रम होगा? पहला क्रम है मिट्टी तैयार करना, सिंचाई, बुआई, फिर कटाई। दूसरा क्रम है मिट्टी तैयार करना, बुआई, सिंचाई, कटाई। सी नंबर है बुआई, कटाई, सिंचाई, फिर अंत में मिट्टी तैयार करना। ये कौन सा क्रम है? और यह क्रम है मिट्टी तैयार करना, फिर सिंचाई करना, फिर कटाई करना, फिर बुआई करना। तो सही क्रम है पहले आप खेत में मिट्टी तैयार करेंगे, फिर उस खेत पर बुआई करेंगे, फिर फसल बढ़ाने के लिए सिंचाई करेंगे और अंत में कटाई करेंगे। इसका सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, वर्ष 2024 को अंतरराष्ट्रीय कैमेलिड वर्ष किसने घोषित किया था? अंतरराष्ट्रीय कैमेलिड वर्ष किसके द्वारा घोषित किया गया था? यूएन के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, डब्ल्यूएचओ के द्वारा या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा? अंतरराष्ट्रीय कैमेलिड वर्ष 2024 को किसने घोषित किया है? तो यूएन के द्वारा यह वर्ष घोषित किया गया था। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ के बारे में थोड़ी सी बातें हम जान लेते हैं। यूएनओ इसका गठन कब किया गया था? 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन किया गया था। इसकी स्थापना की गई थी अमेरिका के फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी, फ्रांसिस्को में। लेकिन वर्ष 1946 में इसका हेडक्वार्टर चेंज कर न्यूयॉर्क कर दिया गया। न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर कर दिया गया। सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर था फ्रांसिस्को में। इसमें कुल कितने देश हैं? कुल देश हैं 193 सदस्य देश हैं। अंतिम जो सदस्य देश जुड़ा हुआ है 2011 में दक्षिणी सूडान यूएनओ से जुड़ा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृति राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? 4 भारत पर विश्व स्तरीय स्वीकृति हॉटस्पॉट हैं। कौन कौन से? हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुडालैंड। आप समझ सकते हैं या सुदरलैंड कह सकते हैं। कौन सा नहीं है इसमें? हिमालय है, नारो हिल्स नहीं है, सुडालैंड है और पश्चिमी घाट भी है। हिमालय को हॉटस्पॉट क्यों घोषित किया गया विश्व स्तर पर? क्योंकि हिमालय पर लगभग 163 लुप्तप्राय प्रजातियां पाई जाती हैं। लुप्तप्राय प्रजातियां क्या होती हैं? जिन प्रजातियों को और क्षेत्र पर नहीं देखा जा सकता है वह प्रजातियां लुप्तप्राय प्रजातियों की श्रेणी में चली जाती हैं। लगभग 163। ध्यान रखिएगा। पश्चिमी घाट को क्यों विश्व स्तर पर हॉटस्पॉट के रूप में चुना गया? क्योंकि यहाँ पर्णपाती वन और वर्षा वन के रूप में अधिकता है। कहाँ? पश्चिमी घाट में। सुडालैंड यहां क्यों चुना गया? इसे समृद्ध स्थलीय क्षेत्र है, साथ में समुद्री पारिस्थितिकी के कारण सुडालैंड को भी विश्व स्तर पर बायोस्फीयर घोषित किया गया। कब? 2013 में। इसका सही उत्तर होगा नारो हिल्स को राष्ट्रीय हॉटस्पॉट का दर्जा तो मिला है लेकिन विश्व स्तर पर राष्ट्रीय हॉटस्पॉट का दर्जा नहीं मिला है। नारो हिल्स कहाँ उपस्थित है? सतना जिले में यह उपस्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इसरो का हाल का वैज्ञानिक मिशन है? इसरो की स्थापना कब की गई है? इसरो की स्थापना की गई थी, सबसे पहले इसका इतिहास जानते हैं। इनकोस्पार की स्थापना की गई भारत में। इनकोस्पार की स्थापना की गई। इनकोस्पार को आप हिंदी में समझ सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान की स्थापना 1962 में की गई। फिर जाकर 1969 में ही इसका नाम बदलकर इसरो रख दिया गया। किसका? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान का। इनकोस्पार का नाम बदलकर इसरो रख दिया गया 1969 में। इसका हेडक्वार्टर, इसरो का हेडक्वार्टर किसे माना जाता है? बेंगलुरु में। यह भारत सरकार की अंतरिक्ष विज्ञान की एक प्रमुख एजेंसी है इसरो। अब बताना है सूर्य के अध्ययन के लिए कौन सा मिशन भेजा गया? आदित्य L1, भास्कर L2, सोलर मिशन L1 या फिर सोलर ऑर्बिटर। आदित्य L1 को सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए भेजा गया है। आदित्य L1 कहाँ स्थापित किया गया है? यह सूर्य के प्रभा मंडल में स्थापित किया गया है। सूर्य के कहाँ? प्रभा मंडल में इसे स्थापित किया गया है। कब इसे लॉन्च किया गया था? आदित्य L1 को सन 2015 में लॉन्च किया गया था सूर्य के अध्ययन के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है? इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। लेकिन एमपीपीएससी ने क्या माना है? ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों को यह मान लिया गया है, अर्थात यह प्रश्न गलत या हटा दिया गया था। चलिए जानते हैं राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता
विकार नियंत्रण कार्यक्रम यह एक राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम है या नहीं, तो इसे माना गया है। राष्ट्रीय आयोडीन की कमी होने के कारण जो विकार उत्पन्न होते हैं उनके रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय आयोडीन कार्यक्रम चलाया गया। आप कह सकते हैं राष्ट्रीय आयोडीन कार्यक्रम का पुराना नाम क्या है? इसका नाम है घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम, जो कि 1962 में चलाया गया था। इसका नाम बदलकर 1992 में क्या रख दिया गया? राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। फ्लोरोसिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया गया। यह कार्यक्रम कब चलाया गया? सन 2009 में। यह कार्यक्रम चलाया गया सन 2009 में। फ्लोरोसिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सन 2009 में यह कार्यक्रम चलाया गया। तीसरा कार्यक्रम है एनीमिया नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल। राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल को कब चलाया गया? सन 2013 में चलाया गया, एनीमिया को दूर करने के लिए। अगला कार्यक्रम है राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना। यह कार्यक्रम चलाया गया है सन 2014-15 के बीच में। इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने बी और डी दोनों के दोनों को माना है, अर्थात इस प्रश्न को अलग कर दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है? सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा यह तंत्र क्या होता है। किसी भी पर्यावरण को स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कब माना जाता है? जब इस पारिस्थितिकी की संरचना और कार्य, संरचना प्लस कार्य लंबे समय तक परिवर्तन ना हो। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और उस पे कार्य करने की दक्षता लंबे समय तक परिवर्तन उस पर ना हो, उस पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। तो इन ऑप्शंस में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र ऐसा है जिसकी संरचना और कार्य में ज्यादा समय तक परिवर्तन नहीं होता है? वन पारिस्थितिकी तंत्र, रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र या घास का मैदान जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है। घास का मैदान का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है यह समय समय पर गर्मी बरसात में बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। रेगिस्तान तो हर डेली का डेली चेंज होता है। गर्मी में सुबह टाइम बहुत गर्मी, शाम टाइम बहुत ज्यादा वहां ठंड पड़ने लगती है। इसका उत्तर आपको याद रखना होगा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, या फिर आप समझ सकते हैं कि समुद्री या महासागर क्षेत्र में इस पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में माना जाता है। इस तंत्र की क्या विशेषता है, क्या कारण से इसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है? कारण इसकी प्रकृति है। यह एक प्रमुख रूप से तरल प्रकृति की है, साथ में घुलित इसमें ऑक्सीजन पाई जाती है, घुलित ऑक्सीजन पाई जाती है, और जो ऑक्सीजन होती है उसमें जो दक्षता गुणवत्ता होती है वह एक समान बनी रहती है। साथ में प्रकाश इस पर मिलता रहता है, जितना प्रकाश की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा बदलता नहीं है प्रकाश, और तापमान में भी ज्यादा परिवर्तन नहीं होता किसी भी समय पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण प्रदूषण नहीं है? जैव निम्नीकरण प्रदूषक क्या नहीं है बताना है। जैव निम्नीकरण प्रदूषक, तो सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि क्या होता है, उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। वे प्रदूषक जिन्हें प्रकृति में सरल हानिकारक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ध्यान से सुनेगा, वे प्रदूषक जिन्हें प्रकृति में सरल या तोड़ा नहीं जा सकता, आप समझ सकते हैं, साथ में हानिकारक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे कांच होता है, कांच को आप हटा ही नहीं सकते, कांच का एक ना एक छोटा ना छोटा टुकड़ा बच ही जाएगा, उसे आप बाद में उपयोग नहीं कर सकते। आप इस तरह से आप समझ सकते हैं। जैसा पन्नी हो गया, कीटनाशक पदार्थ हो गया, पारा, सीसा, आर्सेनिक पदार्थ, फाइबर, कांच, पन्नी, ये सभी के सभी जैव निम्नीकरण प्रदूषक हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कागज, भोजन एवं पादप अपशिष्ट, कीटनाशक या काष्ठ एवं सेल्यूलोज का भी उपयोग किया जा सकता है दोबारा, या इसे नष्ट किया जा सकता है। आप यह समझिए जैव निम्नीकरण यह होता है जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता पूरी तरह से। तो कीटनाशक पदार्थों को आप पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते, आपको याद रखना होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न से उच्च पोषण स्तर पर जाने पर कम हो जाता है। इसे निम्नलिखित द्वारा समझाया जा सकता है। किसके द्वारा इसे समझाया जा सकता है कि ऊर्जा का प्रवाह निम्न से उच्च स्तर पर जाने पर कम हो जाता है? ऑप्शन है आपके पास ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन के द्वितीय नियम के द्वारा, और चौथा ऑप्शन है न्यूटन के तृतीय नियम के द्वारा। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है? तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही इसे घटाया जा सकता है। यह इस ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है। दूसरा नियम कहता है
कि ऊर्जा की गुणवत्ता स्थानांतरित होने पर कम हो जाती है। जी हाँ, ऊर्जा की गुणवत्ता स्थानांतरित होने पर कम हो जाती है, यह द्वितीय नियम कहता है। और प्रश्न में भी इसी प्रश्न के बारे में बात की गई है कि ऊर्जा का प्रवाह निम्न से उच्च पोषण मतलब स्थानांतरण हो रहा है, स्तर पर जाने पर कम हो जाती है। यह ऊष्मागति का द्वितीय नियम कहता है। न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है कि रैखिक संवेग पर लगाया गया बल बाहरी बल के अनुक्रमानुपाती होता है उसी दिशा में। और तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है। मतलब आप इसे कह सकते हैं, मतलब अनुक्रमानुपाती होता है किसके? उसके विपरीत दिशा के। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्टियोक्लास्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हड्डी के निर्माण से, बेसल लैमिना स्त्रावण से, हड्डी टूटने से संबंधित है, या मांसपेशियों का पुनरुद्भवन से संबंधित है? बताना है ऑस्टियोक्लास्ट किससे संबंधित है। ऑस्टियोक्लास्ट होता क्या है? अस्थि के निर्माण और अस्थि के भंग होने से संबंधित कार्य है, या अस्थि भंग से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी होगा, हड्डी टूटना। अस्थि की पुनः मतलब हड्डी की पुनः रचना के लिए अस्थि का खराब होना, यह कार्य कहलाता है ऑस्टियोक्लास्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, या जल प्रदूषण से? ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर सबसे पहले जान लीजिए होता क्या है। पेड़ों और झाड़ियों की एक पंक्ति है जिसे शोर की अवशोषण के रूप में काम करने के लिए उगाया जाता है। शोर अर्थात ध्वनि से संबंधित है, ध्वनि से संबंधित है। ग्रीन मफलर कार्य करता है ध्वनि पर। यह एक और काम करता है, यह प्रदूषक गैसों को अवशोषित करके वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद करता है।